जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 के इससे पहले जो सवाल बनाए थे आज उससे आगे बताएंगे। 4 नंबर से सवाल आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो देखिए 4 नंबर में कहते हैं HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो अब यहाँ पर हम जो है पहले सवाल को पूरा क्लियर करके लिख दिए हैं ताकि कम समय में हम अधिक बात को समझा सके, बोल सके कम से कम समय में। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ 306 और 657 यही दो संख्या है जिसकी HCF दिया हुआ हमको 9। 306 और 657 जो दिया हुआ है यही दो संख्या जिसकी HCF कितना दिया हुआ है 9, और यही दोनों संख्या का हमको LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए लिखे हैं चूंकि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 और तथा क्या है HCF बराबर 9, ये तीनों दिया हुआ है हमको ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना। तो देखिए LCM बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। यदि HCF दिया हुआ रहता है तो LCM बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। यहाँ पे क्या किया, हम सबका मान को रख दिए। पहली संख्या यहाँ देखिए 306 तो 306 रख दिए पहली संख्या की जगह, गुना दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या 657 तो 657 रख दिया बटे HCF। तो HCF बराबर क्या है 9, तो 9 रख दिए। अब इसको काट दिए, 9 कहाँ 9, देखिए यहाँ पर 9 तिया 27, 3 बच गया, 3 पर 6 36, 9 चौके 36, 34 से कट गया 306 और 34 और 657 क्या किए गुना किए, तो गुना करके कितना होता है 22,338। तो यहाँ पर लिख दिया अतः LCM 306 और 657 यही दोनों संख्या का LCM कितना हो गया 22,338। इस प्रकार से 22,338 इस प्रकार से 4 नंबर का सवाल क्लियर हो गया, इतना आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर देखिए कहते हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए कोई भी संख्या का अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य होते हैं। हम जानते हैं जितना भी संख्या शून्य पर समाप्त होते हैं उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 क्या अंक शून्य पर समाप्त है ना, इसमें देखिए 2 गुना 5 है, 2 5 है। जैसे मान लीजिए 20 है तो 20 में देखिए यहाँ पर 20 में भी क्या है 2 गुना 5 यानी कि 2 और 5 है। उसके बाद देखिए 30 है तो 30 में क्या है, 30 में देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि क्या है 2 5 होना अनिवार्य है। कोई भी संख्या का एक अंक शून्य पर समाप्त कब होता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं क्या कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो शून्य पर समाप्त कब होगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के भी घात होगा, 2 और 5 ही होगा तब जाकर के वह शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए हम लिख दिया यहाँ पर देखिए 6 नंबर में 5 नंबर में 6 पावर n, 6 पावर n जो है 6 पावर n का था ये क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 पावर n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पावर n, और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इस पर भी लिख देंगे n, इसको भी लिख देंगे, दोनों गुना में है 2 पावर n गुना 3 पावर n अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसमें जो है 2 का घात है 3 का घात, यदि 5 का भी घात होता तो क्या होता है ये शून्य पर समाप्त होता। कहता है n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि इसमें रहता 5 का भी घात रहता है, इसमें यदि यहाँ पर रहता 5 पावर n तो ये शून्य पर समाप्त होता। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 और 3 का ही घात है, 5 का घात तो नहीं है। हम जानते हैं कोई भी संख्या का अंक शून्य पर समाप्त कब होते हैं, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का घात होते हैं। तब अलग भी संख्या आ जाए लेकिन 2 और 5 का घात होना अनिवार्य होते हैं। अब जैसे बताया 30 में होता है 2 गुना 3 गुना 5 होते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, 5 की घात नहीं है तो हम लिख दिए यहाँ 6 की अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 की घात है। चूंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घात रहती है वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है, अतः 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ऐसा n का कोई मान नहीं है जो शून्य पर समाप्त होगा। यदि हम देखिए 6 पावर हम देते हैं 1 तो क्या होगा बराबर 6 होगा, n की जगह 1 दिए तो, और 6 पावर हम देंगे 2 तो क्या होगा 36 होगा।
यही होगा। इस प्रकार से n की जगह 2 दिए, यहाँ पे 1 दिए, यहाँ पे 2 दिए, यहाँ पर 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, कोई भी संख्या n की जगह देंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या देंगे, 1 से शुरू करता प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू करेंगे तो वह शून्य पर समाप्त होने वाला नहीं है। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का भी कहता है घात रहते, 5 भी आते इसके अभाज्य गुणनखंड में, तब वह शून्य पर समाप्त होते। तो ये हो गया 5 नंबर का। उसके बाद देखिए 6 नंबर में, तो 6 नंबर देखिए क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो व्याख्या करना, दिखाना है आखिर ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए यहाँ पर पहले एक ठो लेते हैं, इसमें 2 ठो दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको दिखाना है हमको ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर इसमें 2 पद है, कितना पद है, 2 पद। पद होता है अलग तो कौन चीज से, प्लस और माइनस से। इसमें देखिए 2 पद, यहाँ तक ये गुना है, ये प्लस है, एक पद ये पूरा एक पद, ये पद 2 पद है, तो 2 पद में देखिए इसमें भी 13, इसमें भी 13 है, तो 13 कॉमन ले ली, क्या लिए 13 कॉमन, तो क्या बचे यहाँ पर 1 प्लस 1। अब क्या किया, क्वेश्चन में हल कर दी, 11 से 77 हो गया, ना हो गया 11 से 77, आइए 1 से गुना किए तो क्या होगा 77, अब प्लस 1 है तो 1 जोड़ दिए तो 78, 78 आप देखिए 13 अकोष्ठ मतलब गुना, 78 को तोड़ दिए 2 गुना 3 गुना 13, 78 होगा। 13 13 है अकोष्ठ मतलब गुना, 78 को तोड़ दिए 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख दिए 2, यहाँ 2 है, 2 गुना 3 गुना 13 है, 2 ठो तो 13 का स्क्वायर कर दिए। तो अब देखिए ये संख्या जो ये संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड क्या 2 है, 3 है, 13 है, तो यहाँ पर लिख दे चूंकि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 13 है। जिस संख्या की अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या रहते हैं वह उस संख्या से विभाज्य रहते हैं, यानी कि भाज्य रहते हैं। जैसे यदि यहाँ पर देखिए 6 की अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो ये 6 क्या है, ये 6 जो है 2 से विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा और इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 15 है, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है 3 गुना 5, तो 15 किस 3 से भी विभाज्य होगा और 5 से विभाज्य होगा, तो 15 क्या है भाज्य संख्या है। जो उसकी अभाज्य गुणनखंड में रहता है वह उस संख्या से क्या आता है विभाज्य रहते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 है, 3 है, 13 है, तो ये संख्या क्या होगा 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा और 13 से विभाज्य होगा। तो वहीं लिखिए चूंकि संख्या की अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 13 है, इसलिए संख्या 2, 3 और 13 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य है। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ये हमको प्रूव करके व्याख्या करके दिखाना था। एक तो भाग हुआ, एक तो भाग और दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पुनः लिख दिए, पुनः 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसको भी दिखाना जी भाज्य संख्या क्यों, इसको भी दिखाना है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे में हम देख रहे हैं कितना पद है 2 पद, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 पद, ये 1 पद प्लस जो 1 पद, तो 2 पद है। तो इसमें देखिए 5 है यहाँ पर, इसमें भी 5 है, यहाँ पर 5 कॉमन ले लिए, क्या लिए कॉमन। तो यहाँ देखिए सबको लिख दिए 7 गुना 6 गुना 5 की जगह 1 हो गया, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, 5 कॉमन आ गया तो 1 हो गया। अब क्या किए, यहाँ देखिए 5 है तो 5, कोष्ठ में आप क्या किए इसको गुना कर दिए, 7 6 42, 42 गुना 1 क्या होगा 42 होगा, पहले गुना क्या होगा उसके बाद 4 तिया 12, 12 दुना 24, इसको गुना कर दिया प्लस 1 है तो 1। उसके बाद देखिए 5 इसको गुना कर दिए तो क्या हुआ 42 गुना 24, तो क्या हुआ 1008, प्लस 1 है तो 1, इसको जोड़ देते 1009, तो क्या हुआ इसको हम लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो इतना तो लिख सकते हैं 5 गुना 1009, 5 गुना 1009, तो संख्या क्या आ जाए अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्या तो कम से कम आया, तो वह संख्या क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, 1009 से विभाज्य होगा। जो गुणनखंड में संख्या रहता है उससे वह विभाज्य रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना 1009 जो हम लिख दिए हैं, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा, 1009 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिया है, चूंकि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 1009 है, इसलिए संख्या 5 और 1009 से विभाज्य है। अतः संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। ये प्रूव करना था दूसरा भाग में। उसके बाद देखिए इसमें लास्ट सवाल जो है एक्सरसाइज में दिया हुआ 7 नंबर का, इसमें देखिए क्या कहते हैं,
कहता किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैदान है वृत्ताकार, क्या है? वृत्ताकार कोई मैदान, मान लीजिए मैदान है वृत्ताकार है, और यहाँ इस बिंदु से क्या है, सोनिया और रवि चलना प्रारंभ करते हैं। तो अब मान लीजिए दोनों जो चलते हैं तो अब क्या है, दोनों की चाल तो अलग अलग है। इस एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, लेकिन इसी का मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। तब क्या होगा, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करेगा तो क्या होगा, जिसकी चाल अधिक है वो आगे जाएगा, जिसकी चाल कम है वो पीछे जाएगा। तो क्या होगा, ये जो आप पुनः जो अपना स्थान पर मिलेगा तो वह ऐसा संख्या होगा जिसमें दोनों से भाग लगे, 12 से भी भाग लगे और 18 से भी भाग लगे, तब जाकर पूरा कट जाए। नहीं, 12 से उसमें भाग लग जाए और 18 से भाग लगे तो उसका क्या होगा, लॉस निकलेगा। जितना लॉस होगा उतना समय के बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो उसके बाद देखिए आप लिखे हैं, चूंकि मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट तथा मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट। कितना है यहाँ पर, बराबर दे दीजिए, बराबर 12 मिनट। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसलिए 18 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 गुना 3 का स्क्वायर हो गया, तथा 12 बराबर क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या, 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 3। इसका क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। क्या निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्योंकि ऐसी संख्या हमको प्राप्त करना है जिसमें 18 और 12 दोनों से भाग लगे, तब जाकर वो प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं। तो क्या हुआ, दोनों का एलसीएम निकाल दिया। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में है उभयनिष्ठ उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ हम देखिए 1 है, 2 पावर 1 है, यहाँ पर 2 पावर 2 है, बड़ी घात लेना है, 2 पावर 2 लिए। यहाँ पर 3 पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमको बड़ी घात लेना है एलसीएम में, तो 3 पावर 2 लिए। इसको हल किए, 2 पावर 2 है तो 4, 3 पावर 2 है तो 9, इसको गुना किया 36 मिनट में मिलेगा वो। तो इसलिए लिख दिया यहाँ पर, अतः दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद वह पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि क्या दोनों की चाल अलग अलग है। अब देखिए 36 जो है, 36 में 12 से भी भाग लग रहा है, 12 या 36, 18 से भी लग रहा है, 18 दूना 36, तो ये उसका अभिष्ट समय हो गया मिलने का। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज में जो 7 नंबर तक का सवाल था, पूरे सवाल को इस वीडियो में देखिए। इससे अगला एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।